नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नितिन यादव। अपनी मेहनत पर तू रख भरोसा, अपनी मेहनत पर तू रख भरोसा, वो मंजर भी आएगा। अपनी मेहनत पर तू रख भरोसा, वो मंजर भी आएगा। प्यासे की प्यास बुझाने, प्यासे की प्यास बुझाने, एक दिन खुद चलकर वो समुंदर भी आएगा। तो हम लोग हिंदी हिंदी का इतिहास सीख रहे हैं कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ और धीरे धीरे हिंदी कैसे अपनी चरम उत्कर्ष पहुंची और हिंदी आगे कैसे बढ़ी है और हिंदी का योगदान क्या है। तो इस हम लोग सीख रहे हैं हिंदी की उत्पत्ति। तो आज हम लोग देखेंगे अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश से अपभ्रंश से अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास। आर्य भाषाओं का विकास। तो आर्य भाषा हमारे जो है देखते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो अपभ्रंश हमारा होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है हमारा बिगड़ा हुआ या बिगाड़। तो धीरे धीरे जो है भाषाओं का बिगड़ते हुए या बदलते हुए धीरे धीरे विकास होता चला गया। इसी प्रकार हिंदी की जो है यानी उत्पत्ति हो सके। धीरे धीरे अपभ्रंश से भाषाओं क्या धीरे धीरे बिगाड़ होता चला गया, सुधरता चला गया और परिवर्तन आते आते अच्छी भाषा बन गई। तो हम लोग पहले देखते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश। देखते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती है। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश में हमारी पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी सौर श्रेणी में आती है हमारी पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी मतलब होता है जो पश्चिम के क्षेत्र की बोली जाती है भाषा। जैसे पश्चिमी हिंदी में हमारी ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, ये सब क्या है, ये सब है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आगे हमारे जैसे देखते हैं राजस्थानी यानी कि राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। गुजराती मतलब जो गुजरात में बोली जाती है, ये भी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो जो हमारी मतलब जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में हमारी हो जाएगी जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उत्तरी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। इस तरह राजस्थान में भी 4 भागों में जो है बटी हुई है, भाग है जो अलग अलग बोलियों से बटा हुआ है। पश्चिमी बोली राजस्थान की पश्चिमी बोली होती है, दक्षिण की तरफ बोली जाने वाली दक्षिणी बोली होती है, उत्तर की तरफ बोली जाने वाली जो उत्तरी बोली होती है। इस तरह हमारे क्या है, इस तरह हमारे जो राजस्थान की बोलियाँ हैं बटी हुई है जो इसमें हमारी होती है गुजराती। तो गुजराती ही हमारी है, गुजरात में बोली जानी। फिर पहाड़ी होती है, पहाड़ी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले लोग होते हैं वो अपनी भाषा पहाड़ी के हिसाब से बोलते हैं। जैसे खासी गारो जनजाति, ये जनजातियाँ क्या है, ये भी पहाड़ी क्षेत्रीय जनजातियाँ हैं और ये उसी हिसाब से अपनी जो भाषा बोलते हैं जो बोली होती है उनकी वो उसी प्रकार की होती है पहाड़ी की तरफ। इसी पे आगे चलते हैं लोग ब्राह्मण अपभ्रंश। अपभ्रंश तो ब्राह्मण अपभ्रंश हमारी सिंधी बोली आती है। ब्राह्मण में क्या है, सिंधी यानी सिंध क्षेत्र, मतलब जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, सिंध क्षेत्र। तो ये हमारी सिंधी आती है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अपभ्रंश हमारी आती है सिंधी यानी सिंध, जो पश्चिम क्षेत्र में हमारा सिंध है, सिंध प्रांत, जहाँ पे सिंध नदी बहती है तो उसको बोला था क्या, सिंध प्रांत बोला जाएगा। क्योंकि जो हमारे ईरानी थे वो सा को फा बोलते थे, क्या बोलते थे, इस तरह थोड़ा चेंज हो जाए। सप्ताह था, सप्ताह को हा बोलते थे, सा को हा बोलते थे, सप्ताह को हफ्ता बोलते थे। इस तरह परिवर्तन होता गया। तो ब्राह्मण अपभ्रंश हमारी सिंधी आ जाएगी। फिर होती है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची होती है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश हमारी होती है, यहाँ पे होती है लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी। तो जो हमारा पैसाची अपभ्रंश है वो बोली होती है लहंदा और पंजाबी, यानी कि पंजाब क्षेत्र में जो बोली होती है या जो भाषा बोली जाती है वो हमारी क्या होती है, वो पंजाबी बोलते हैं उसको। आगे इसी प्रकार हमारी क्या मागधी है,
मागधी, मागधी, मागधी। तो ये मागधी क्या है, मागधी अपभ्रंश। तो मगध क्षेत्र यानी कि जो मगध क्षेत्र था हमारा, बिहार, बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, असम, असमिया यानी असमिया बोली, बिहार, उड़ीसा, असमिया। तो ये क्या है, ये सब मगध के क्षेत्र हमारे, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, क्या है, ये सब मगध के क्षेत्र हैं। तो इसको बोला जाता है मागधी अपभ्रंश। क्या है मागधी अपभ्रंश, क्योंकि बिहार, उड़ीसा, असमिया, बांग्ला। इसी तरह होता है हमारा एक अर्धमागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश। अब अर्धमागधी अपभ्रंश क्या है, तो जो हमारा पूर्वी यानी कि पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी वाली आती है अर्धमागधी पे, अर्धमागधी अपभ्रंश पे। पूर्वी हिंदी वाली होती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी में क्या है, पूर्वी में आती है अवधी, अवधी आती है, बघेली आती है, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। यानी ये जो है हमारी हिंदी है, कौन सी, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यानी छत्तीसगढ़ की बोली, अवधी अवध क्षेत्र की बोली, अवध क्षेत्र जैसा लखनऊ, सीतापुर, इस तरह से क्या अवध क्षेत्र है। बघेलखंड, बघेली बोली थी, बघेलखंड जैसे बांदा वगैरह, बुंदेलखंड उधर से। अब आगे इसी पे था महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होता है। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो होता है वो मराठी बोली जाती है, वहाँ पे क्या बोली जाती है, मराठी। यानी जो महाराष्ट्र क्षेत्र है, मुंबई महाराष्ट्र का, तो वहाँ की भाषा या वहाँ की बोली क्या है, मराठी। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, मराठी बोली जाएगी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, धीरे धीरे आते थे तो हिंदी क्या बनी, ये मराठी बन गई। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि अपभ्रंश से आधुनिक 8 भाषाओं से हिंदी का विकास कैसे हुआ। सौर सेमी अपभ्रंश से हमारी बनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सौर सेमी अपभ्रंश से बनी है। फिर प्राचीन अपभ्रंश पे क्या है, सिंधी, सिंध क्षेत्र की जो बोली है वो क्या है, सिंधी, सिंधी भाषा। पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश से क्या बनी, लहंदा और पंजाबी भाषा, ये सब हिंदी ग्रुप है। फिर मागधी अपभ्रंश, मागधी से क्या बनी, बिहारी, उड़ीसा, असमिया और बांग्ला। यानी जो असम क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी जो क्या है, वो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में क्या क्या था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी यानी ये अवध क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली ये बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ की तरफ बोली जाती है। फिर आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र यानी मुंबई महाराष्ट्र, यानी जो मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पे मराठी बोली जाती है। अब लोग सीखते हैं खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो हम लोग देखेंगे जो हमारी खड़ी बोली है या हिंदी का विकास हुआ वो कैसे हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास, तो खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हमारी क्या है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और सबसे ज़्यादा विकास जो हमारा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो व बंदा नवाज गेसु दुराज, बंदा नवाज व गेसु दराज की रचनाओं में मिलता है क्या, खड़ी बोली। तो शुद्ध खड़ी बोली को जो है हिंदी में बोला जाता है क्या, हिंदवी, शुद्ध, शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली को जो है अमीर खुसरो ने बोला क्या, उसे बोला हिंदवी, हिंदवी बोला। तो ये किनकी रचना मिलता है, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग जो है, तो ये मिलता है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो व बंदा नवाज, बंदा नवाज, बंदा नवाज गेसु दराज, बंदा नवाज गेसु दराज, बंदा नवाज गेसु दराज की रचनाओं में जो क्या मिलता है, बंदा नवाज गेसु दराज की रचना मिलता है खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली यानी हिंदवी, खड़ी बोली हिंदवी। तो हिंदवी किसने कहा, हिंदी अमीर खुसरो ने कहा था। तो खड़ी बोली का जो है मिलता है किसमें, तो अमीर खुसरो की रचनाओं में और बंदा नवाज गेसु दराज की रचनाओं में।
हिंदी हिंदी का वास्तविक अगर आरंभ देखें तो हम लोग 1000 ईस्वी मानते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ, हिंदी का अगर वास्तविक आरंभ देखें, हिंदी का वास्तविक आरंभ अगर हम लोग देखें तो 1000 ईस्वी मानते हैं। 1000 ईस्वी हिंदी का वास्तविक आरंभ हम लोग 1000 ईस्वी मानते हैं। तो हिंदी भाषा का काल विभाजन क्या है? हिंदी भाषा यानी जैसे से हिंदी बढ़ती गई, पहले क्या बोलते थे, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, फिर बाद में क्या बोले जाने लगी, उसका काल विभाजन बटा हुआ है। तो हिंदी का काल विभाजन लिखते हैं, हिंदी का काल विभाजन। तुम्हारा हिंदी का जो काल विभाजन है, हिंदी भाषा का काल विभाजन, हिंदी भाषा का काल विभाजन, हिंदी भाषा का काल विभाजन। तो हिंदी भाषा काल विभाजन जो हो रहा है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी भाषा का जो काल विभाजन है 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है आदिकाल, आदिकाल आता है। आदिकाल को हम लोग कहते हैं वीर गाथा काल। आदिकाल को हम लोग क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं। फिर हमारा एक आता है मध्यकाल, मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल कहते हैं। मध्यकाल को क्या कहते हैं? मध्यकाल को कहते हैं भक्ति काल। और फिर आता है हमारा एक आधुनिक काल। फिर क्या आता है? एक आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल, आधुनिक काल में वर्तमान यानी वर्तमान स्थिति के अंतर्गत आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल। तो इस प्रकार हमारा जो है हिंदी भाषा का काल विभाजन क्या है? तो ये 3 भागों में बट गया है। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा आदिकाल। आदिकाल में क्या है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। फिर आता है हमारा मध्यकाल। और मध्यकाल क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल। और भक्ति काल के बाद फिर आता है क्या? फिर आता है हमारा जी आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो इस प्रकार हमारे ये 3 काल विभाजन है। और इनको देखते हैं तो हमारा जो आदिकाल है वो हमारा 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से 1400, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो 1000 ईस्वी से हमारा जो 1400 ईस्वी तक का हमारा जो काल है वो क्या है? वो हमारा आदिकाल और वीर गाथा काल के अंतर्गत आता है। फिर हमारा आता है 1400 ईस्वी से 1800, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी का जो काल आता है वो हमारा मध्यकाल यानी भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत आता है। फिर 1800 से अब तक 1800 ईस्वी से अब तक 1800 ईस्वी से अब तक का जो काल आता है वो हमारा आधुनिक काल आता है। तो इस प्रकार जो हिंदी भाषा का काल विभाजन है वो 3 प्रकार से बटा हुआ है, जिसमें हमारा पहला आता है आदिकाल। आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल को बोलते हैं भक्ति काल। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को बोलते हैं हमारा क्या? वर्तमान काल या अभी काल। तो हम लोग देख रहे हैं कि आदिकाल का समय क्या है? तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक हमारा आदिकाल होता है। और मध्यकाल क्या है? तो 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी क्या होता है? मध्यकाल या भक्ति काल। फिर आधुनिक काल होता है। तो आधुनिक काल हमारा 1800 ईस्वी से अब तक। तो देखते हैं हम लोग आदिकाल। तो आदिकाल में हमारा जो है आदिकाल में क्या? वीर गाथा यानी वीरों की गाथा। वीरों की गाथा का वर्णन किस पे हुआ? हमारा वो हमारा आदिकाल पे हुआ। वीरों की गाथा का किस पे हुआ? आदिकाल पे। इसी तरह भक्ति काल, तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन जितने हुए ये भक्ति काल यानी मध्य समय में हुए 1400 से 1800 ईस्वी में। अब आधुनिक काल जो वर्तमान काल जैसे भारतीय दर्शन हमारे क्या वो आधुनिक काल के हैं। तो इस तरह हमारा काल विभाजन होता चला गया। धीरे धीरे हिंदी का विकास भी होता चला गया। हिंदी के विकास सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में है। तो जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का है उस पर एक थे जॉन गिलक्रास्ट, आचार्य थे जॉन गिलक्रास्ट। तो हिंदी का विकास हमारा कहाँ पे हुआ? हिंदी का विकास और किया किसने? हिंदी का विकास तो हमारे थे जॉन गिलक्रास्ट थे, जिन्होंने हिंदी भाषा में काफी योगदान दिया। जो हमारा कोलकाता का हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है, कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज ये हमारा कहाँ है? कोलकाता पे है। कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा कहाँ? कोलकाता पे। तो इसके जो आचार्य थे जॉन गिलक्रास्ट थे। कहाँ के थे? तो ये हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमारा है कोलकाता, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ? कोलकाता। उसके ये आचार्य थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था? व्याकरण और एक शब्द यानी कि व्याकरण शब्द की शब्दकोश। तो उन्होंने क्या किया? तो जो है ये अंग्रेजों को जो हिंदी सिखाने के लिए क्या हुआ?
ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 1600 ईस्वी में, तो उसका जब वहाँ पे व्यापार चलने लगा, उनको जो है भाषा की प्रॉब्लम होने लगी, समस्या होने लगी कि भाई भारतीयों की भाषा और अंग्रेजों की भाषा मेल ना खाने लगी। तो फिर क्या किया, तो उन्होंने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? कोलकाता पे। किसने की? जॉन गिलक्रास्ट, जो वहाँ के आचार्य थे। तो जब इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो ये क्या करते थे, इनके माध्यम से जो अंग्रेजों को तो वो हिंदी सिखाई जाती थी, हिंदी सिखाई जाती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनको हिंदी सिखाने के लिए क्या किया गया, उनको हिंदी सिखाने के लिए एक व्याकरण और एक शब्दकोश, व्याकरण 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 व एक शब्दकोश, व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की गई। यानी कि इसके माध्यम से इनको हिंदी सिखाया। व्याकरण व्याकरण क्या है? शब्द शब्द, शब्दकोश यानी शब्दों का कोश की किस शब्द का क्या अर्थ है। तो ये किसने किया? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हमारे आचार्य थे, जॉन गिलक्रास्ट, तो उन्होंने क्या किया, व्याकरण और एक शब्दावली की तैयार की, जिसके अंदर ये शब्दकोश थे। शब्दकोश के अंतर्गत क्या, उन शब्दों का अर्थ हुआ करता था हमारा। इसी समय हमारा जो है देखे तो रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह का, इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। इंशाअल्लाह खान, इंशाअल्लाह खान ने इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी ठेठ बोली में लिखी, ठेठ भाषा में, ठेठ बोलचाल में लिखी। तो इंशाअल्लाह खान ने क्या किया, रानी केतकी की कहानी, रानी की केतकी इसी संदर्भ में, यानी जब जो ये सब काम चल रहा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जॉन गिलक्रास्ट जो है अंग्रेजों को शिक्षा देने वो कर रहे थे, उसी संदर्भ में जो है इंशाअल्लाह खान ने जो है रानी केतकी की कहानी लिखी। क्या लिखी? रानी केतकी की कहानी। किसने लिखी? इंशाअल्लाह खान ने। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। और लल्लू लाल उसी समय में क्या थे, लल्लू लाल कवि या लेखक, तो उन्होंने प्रेम सागर की रचना की। किसने? प्रेम सागर, यानी लल्लू लाल ने। वैसे लल्लू लाल की 14 रचनाएं हैं। लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की वहाँ प्रसिद्ध फेमस जो है 14 रचनाएं उस समय की। 14 रचनाओं में से जो है लल्लू लाल ने एक रचना लिखी, इसका नाम था प्रेम सागर। प्रेम सागर, तो लल्लू लाल ने किसकी रचना की? प्रेम सागर। तो लल्लू लाल थे, उन्होंने 14, उनकी फेमस रचनाएं 14 वैसे तो, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें वहाँ पे उस टाइम पे क्या लिखा उन्होंने? प्रेम सागर लिखी। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। फिर वहाँ पे एक सदल मिश्र भी उसी टाइम थे। सदल मिश्र ने क्या लिखा? तो सदल मिश्र जो थे उन्होंने लिखा नास केतो पाख्यान लिखा। किसने? सदल मिश्र। तो जो हमारे सदल मिश्र थे उन्होंने लिखा नास केतो पाख्यान। ये कब लिखा? तो ये हमारा 1803 पे, 1803 ईस्वी लिखा क्या? नास केतो पाख्यान। किसने लिखा? सदल मिश्र ने लिखा नास केतो पाख्यान। आध्यात्म रामायण भी लिखी। क्या लिखी? आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस। आध्यात्म रामायण भी लिखी। और क्या लिखा? रामचरित लिखा, रामचरित। और क्या लिखा? रामचरित लिखा। तो उन्होंने सदल मिश्र जो थे नास केतो पाख्यान 1803 ईस्वी में लिखा, और अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस भी लिखा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं हिंदी का विकास। अब जो है अगला भाग हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन का शीघ्रता से मिल सके, आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।